नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचनाओं की। क्रिटिसिज्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इस कल के वीडियो में हमने देख लिए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। जैसा कि देखा था कि कंपनी के जो डायरेक्टर थे, जो लंदन में थे, तो उनको जो 500 पाउंड के शेयर होल्डर चुनते थे, तो उनको बढ़ाकर ऐसे व्यक्तियों को चुनने का अधिकार दे दिया गया जिनके पास 1000 पाउंड या इससे अधिक के शेयर हुआ करते थे। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि वारेन हेस्टिंग बना। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। और इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। और ऐसे ही हमने सभी प्रावधान देखे थे। आज हम इसकी आलोचनाओं की बात करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं और क्या क्या कमियां रहीं। तो देखते हैं पहली कमी क्या रही रेगुलेटिंग एक्ट में। जो गवर्नर जनरल, काउंसिल के सदस्यों, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के जो अधिकार क्षेत्र थे, तो और उनके निश्चित संबंधों का उल्लेख नहीं किया गया था, क्योंकि इन सभी में आपस में एक प्रतिरोध बना रहता था, संघर्ष बना रहता। वारेन हेस्टिंग और उच्चतम न्यायालय के बीच में भी बहुत सारा संघर्ष बना रहा था। तो हम देखते हैं कि ये आलोचनाएं हैं रेगुलेटिंग एक्ट की कि उच्चतम न्यायालय और जो भी अन्य न्यायाधीश थे उनके बीच में भी नहीं बनती थी। तो हम देखते हैं अगले क्या दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय के अधिकार। रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र और कानूनी संहिता का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। तो देखते हैं कि किस प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। कि उच्चतम न्यायालय के सामने अगर जब कोई जटिल प्रश्न आ जाता था, जैसे कि अगर सामने वाला जो वादी है वो हिंदू है और प्रतिवादी मुस्लिम है, तो फिर इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, कि हिंदू कानून लागू होगा या फिर मुस्लिम कानून या ईसाई कानून या फिर इंग्लिश कानून। तो इस समस्या के लिए भी कोई समाधान नहीं था। और जो उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था वह निश्चित नहीं था। देखते हैं अगला प्रश्न, अगली आलोचना क्या है। गवर्नर जनरल और काउंसिल के सदस्यों के बीच कभी नहीं बनती थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के समक्ष बौना बना दिया गया कि जो भी निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर होते थे। और वारेन हेस्टिंग और जो 4 सदस्य थे, मॉनसन, क्रेवलिंग, फिलिप फ्रांसिस तथा बोरवेल, इनके बीच में बनती नहीं थी। इसी को ध्यान में रखकर ब्राह्मण नंद कुमार का मामला गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मध्य इसी प्रकार का मामला रहा, फजीहत का मामला रहा। देखते हैं नेक्स्ट आलोचना क्या है। कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो शेयर होल्डर्स थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते थे, तो ये प्रावधान कर दिया गया कि 1000 जिनके पास 1000 पाउंड के शेयर होंगे वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनेंगे। तो इस प्रकार से जो पहले 500 पाउंड के जो शेयर होल्डर्स थे, तो उन शेयर होल्डर्स को
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने का अधिकार छिन गया। इस प्रकार से 1264 जो स्टाफ होल्डर्स थे उनके यहाँ से मतदान का अधिकार छिन गया और इस प्रकार से अल्पजन का प्रतिनिधित्व रह गया शासन में। और देखते हैं अगली क्रिटिसिज्म क्या है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। जो बंगाल प्रांत और बंगाल के गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण है, जो व्यवहार में मुंबई अन्य प्रेसिडेंसी यानी मद्रास पर स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था वह बंगाल में था और इंग्लिश था, मतलब अंग्रेज वहाँ से ब्रिटेन से आया था। तो इस प्रकार से उसका जो नियंत्रण था वह अन्य प्रेसिडेंसियों पर स्थापित नहीं हो सका। देखते हैं अगली आलोचना क्या है। कंपनी पर डायरेक्टरों का कि जो कंपनी हुआ करती थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी पर डायरेक्टरों का सही नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। और इसके बाद ये राज्य का यानी सम्राट का कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए पीबी रॉबर्ट्स के अनुसार उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा राज्य को कंपनी पर ना तो निश्चित नियंत्रण प्राप्त हुआ और ना ही डायरेक्टरों को कंपनी के कर्मचारियों पर निश्चित नियंत्रण प्राप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।